कि उनकी फाइलों में, किसी ने कहा है ना गांव का, तो मैं इसमें शहर जो रहा हूं माफी चाहता हूं कि उनकी फाइलों में गांव और शहरों का मौसम गुलाबी है, कि उनकी फाइलों में गांव और शहरों का मौसम गुलाबी है। पर दोस्तों, प्यारे उधमपुर वासियों, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम कब की अपनी स्कीमों को पूरा कर चुके होते, भविष्य की ओर देख रहे होते। अगर ऐसा होता तो हमें 5-7 बार जल जीवन मिशन को पूरे करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ानी पड़ती। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोडों को पूरा करने के लिए हमें 5-6 बार डेडलाइन आगे नहीं बढ़ानी पड़ती, नहीं बढ़ानी पड़ती। अगर ऐसा होता तो 2014 में गिरे हुए स्कूलों को फाइनेंस करने के लिए हमें 2024-25 का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज भी टूटे हैं। और जिन स्कूलों के ऊपर शक नहीं है, जिन स्कूलों के ऊपर शक नहीं है, भूखे पेट देशभक्ति नहीं होती जनाब। जिन स्कूलों के सिरों पे शक नहीं है, क्या आपको लगता है कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों के दिलों में, दिमाग में हम ऐसी भावना पैदा कर पा रहे हैं जो कल इनको आगे बढ़ के देश और समाज के लिए अपना बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगी? मान लो प्रेरित कर दिया, तो क्या हम ऐसी व्यवस्था दे पा रहे हैं जहां पे हम उन बच्चों के दिमाग में ये डाल पाए कि नहीं, व्यवस्था में विश्वास रखना है, लोकतंत्र में विश्वास रखना है, राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास रखना है, तंत्र में विश्वास रखना है, सरकार में विश्वास रखना है? अगर नहीं तो परिवर्तन की यही कड़ी है। इससे बेहतर दिन नहीं आएगा, इससे बेहतर दिन नहीं आएगा। उधमपुर वासियों, मैं इस चीजों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बदलते दौर के साथ ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपनी रफ्तार दुनिया की रफ्तार को बराबर करें। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा आपका कुछ नहीं जाएगा। पर आने वाली पीढ़ियां शायद सालों पीछे जाएंगी, दशकों पीछे चली जाएंगी। तो आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए, जो हमारी छोटे भाई बहन है उनके हित के लिए ये बड़ा जरूरी है, ये लाजमी है, लाजमी हो चला है, ये जरूरी हो चला है कि हम अपनी जो विकास की गति है उसको दुनिया की विकास की गति के बराबर ले चले। और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आपके नुमाइंदे दिन रात जागते हो, कम सोते हो, कम खाते हो, ज्यादा चलते हो, ज्यादा काम करते हो। ये बहुत जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए ये जो आप व्यंग कसते हैं कि आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में चाहते हैं कि देश नई गति की ओर चले, वास्तव में चाहते हैं विकसित भारत बने, वास्तव में चाहते हैं जम्मू कश्मीर का परिवर्तन हो, वास्तव में चाहते हैं शहरों का आधुनिकीकरण हो, शहर जो है वो उनकी रीमॉडलिंग हो, उनका पुनर्निर्माण हो, वास्तव में चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनकी पहचान जो है उसको संरक्षित करके विकास किया जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने नुमाइंदों को थोड़ा खुलापन दीजिए, उनको फील्ड में भेजिए, उनसे कहिए समर्थन हमारा रहा, लेकिन वोट आपको अपने नाम पे मांगने पड़ेंगे, अपने काम पे मांगने पड़ेंगे। आप बोलिएगा, आप बोलिए, आप बोलिए, अपने नाम पे अपने काम पे वोट मांगिए, बोलिए ना, मेरी खुली चुनौती है, बोलिए। क्योंकि बिना शक 2024 का जो चुनाव आप जब लड़ रहे हैं तो आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं, पर जैसे जैसे दौर बीतता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, लोगों की सोचों का आधुनिकीकरण होता जाएगा, लोग काम देखेंगे, लोग नाम देखेंगे, लोग काम के आधार पर वोट करेंगे, लोग नाम के आधार पर कितना नाम अपने काम के दम पे इसने कमाया है उस आधार पर लोग वोट करने वाले हैं। बड़े चेहरों का दौर गया, बड़े चेहरों का दौर गया, और बड़े चेहरों का दौर वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं थी, जब आम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि समाचार के तो खुशी माध्यम थे, समाचार पत्र तो हमारे तो पहुंचती नहीं थी।
तो एक संदेश आता था कि बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, आप सबको आना है। तो क्योंकि लोगों के पास जानकारी तो पहुंचती नहीं थी, तो लोगों का ये रहता था कि चलो रैलियों में जाके सुन लिया जाए। और आज का दौर बहुत अलग है, बहुत अलग है। आज का जो मतदाता है, जो हमारा वोटर है, वो बहुत परिवर्तन कर चुका है। वो हर दिन मूल्यांकन करता है, हर दिन देखता है कि हमारा लीडर आज कहाँ है, कल कहाँ है। आजकल वो हर दिन देखता है कि कौन से चैनल पे हमारे लीडर ने क्या कहा। वो हर दिन देखता है कि कौन सा समाचार पत्र हमारे लीडर के बारे में क्या। दौर की बात करता हूँ कि कोई साधारण दौर नहीं है, ये वो दौर है जब दुनिया एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रही है। ये वो दौर है तब दुनिया की विकास की गति तेज हो रही है। हम लोगों को ये बताएं कि हमारे खजाने में क्या पड़ा है, हमारी सरकारी अलमारी में क्या पड़ा है। ये वो समय है जब हम ये बताएं कि पिछले 5 वर्षों में समाचार पत्रों के पहले पन्नों पे हमने कहानियां तो बड़ी शादी विकास की, पर वास्तविकता ये है कि आज भी हमारा जो जम्मू कश्मीर है, मैं जम्मू कश्मीर की बात उधमपुर 10 से निकल के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे हित जुड़े हुए हैं। बताना पड़ेगा कि 5 वर्षों बाद भी जम्मू कश्मीर का अपना जो खाता है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल पाए। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। विकास तो अलग बात है, विकास तो अलग बात है, विकास तो दूर की बात है। जब हमें भूख लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब हमें भूख लगती है तो ये हमें खाने के लिए खाना देते हैं। पर उदाहरण के तौर पर कहूं तो आज तक ये इस चीज से बचते रहे हैं कि हमें खुद उगाना सिखाएं कि उगाना कैसे है, कि खुद उगाओ और खुद खाओ। वो अभी तक नहीं हमें सिखाया, आज तक नहीं सिखाया। तो विधायक के तौर पर, एक कैंडिडेट के तौर पर जम्मू कश्मीर का ये विधानसभा चुनाव उधमपुर पश्चिम से लड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सर्वोदय और अंत्योदय के लिए काम करें, उन लक्ष्यों के लिए काम करें जिन लक्ष्यों को हम लेके चले थे, सबको लेके चले। जिस देश के हम निवासी हैं वो 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका है, एक समान है, सब बराबर है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में हम रहते हैं वो लगभग जो 13-14 मिलियन लोग हैं, लगभग 130-140 लाख लोग हैं, वो सबका है। वैसे ही जिस जिले में हम रहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहते हैं, ये सबका है। हमारी जिम्मेदारी है, ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो सबके विकास के लिए काम करे। वही सर्वोदय है, वही सर्वोदय है, वही अंत्योदय है। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। वास्तव में पिछले कुछ समय में अगर हम बाकी मसलों को छोड़ भी दिए जाए, जिनके बिना हम जी सकते हैं, हम मुश्किल घड़ी में रह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। जो हमारे स्कूल है, विश्वास कीजिएगा, जो हमारे स्कूल है वो हमें बेहतरीन विद्यार्थी नहीं दे रहे। हमारे अध्यापक बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो सरकारें हैं, उनका बैकअप उनको नहीं है, उनकी बैक उनको नहीं है। हमारे स्कूल हमें बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं दे रहे। जो सपना आप 2047 में विकसित भारत का देख रहे हो, वो तो तभी संभव हो पाएगा जब आप स्कूलों में स्टाफ दोगे। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप स्कूलों के सिर पे छत दोगे। कितने तो स्कूल ऐसे हैं जिनके सिर पे छत तब से ही नहीं है जब से वो बड़े हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं, और आप जानते हैं, जिनके सिर पे छत तभी से नहीं है जब से वो बड़े हैं। तो ऐसे बनेगा विकसित भारत। आपके पास युवा नीति नहीं है, आपके पास खेल नीति नहीं है। और जहां से दिलचस्प देखिए, आज क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, शाम को 6 बजे के बाद आप सबके भाषणों को स्कैन कर पाएंगे, देख पाएंगे किसने क्या कहा। शाम को 6 बजे से लेकर वोटिंग के दौरान शाम 6 बजे तक भाषण नहीं हो सकेंगे, सभाएं नहीं हो सकेंगी। आप सबका स्कैन करिएगा। ये मेरे जो साथी हैं जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, सोचिए, जब मैं युवा नीति की बात कर रहा हूं, खेल नीति की बात कर रहा हूं, पर्यटन नीति की बात कर रहा हूं, बच्चों को रिक्रूट करने की बात कर रहा हूं, रोजगार की बात कर रहा हूं, स्कूल की बात कर रहा हूं, अस्पताल की बात कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कह रहा हूं कि हमें जम्मू कश्मीर की फिक्र भी है, हमें उधमपुर की भी है, उधमपुर 10 की भी है। हम चाहते हैं कि हम सारे साथ चलें, और तब ये किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं आप जानते हैं।
तब ये मेरी 50,000 की कोशिश करते हैं कि देखो नहीं इसकी कोई 50,000 की भी संपत्ति है क्या कोई, तो इसको केस डालेंगे। तो दुनिया बदल रही है, दौर बदल रहा है। आपका दल खुद कहता है, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। आप ग्रहण पे उतरे हो, युवा नीति की बात करो, खेल नीति की बात करो, सरकारी कर्मचारियों की बात करो कि कैसे उनको आप मदद करोगे, युवाओं की बात करो कि उनको रोजगार कैसे दोगे, किसानों की बात करो कि आधुनिकीकरण कैसे करोगे खेती का, क्योंकि हम देख रहे हैं खेती डूब रही है। आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। मैं जिला विकास परिषद में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, विश्वास कीजिए खेती अपने बुरे दौर से गुजर रही है। खेती अपने बुरे दौर से गुजर रही है। वो वक्त गया, हमने वो वक्त देखा है जब घर की मक्की होती थी और उसी के दम पे जो था परिवार पलता था। वो समय गया, वो दौर गया। आप बता सकते हैं कि अगर आज आपको, आपने जो फोन रखे हुए हैं, आपके बच्चों को जिन सेलफोन की जरूरत पड़ती है उनको चलाने के लिए चाहते हैं, आपके बच्चों की जरूरत है, क्योंकि उनको उससे बहुत कुछ देखना है। अगर आप 1 GB डाटा भी लेना चाहते हैं तो वो सस्ता नहीं मिलता, सस्ता नहीं मिलता। मक्की का रेट आज भी वहीं पे है, लेकिन जो पर GB डाटा का रेट है वो बढ़ता चला गया है। और जहां पे घर में 4 फोन है, जहां पे घर में 4 फोन है, लेकिन जितने बच्चे हैं हर किसी की जरूरत है, हर युवा की जरूरत है। डाटा का खर्चा भी बढ़ रहा है, आटे का खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन मक्की का रेट वहीं का वहीं है। तो कृषि तो अपने बुलेटिन देख रही है। नहीं बागवानी की बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनके भाषणों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आपके भाषणों में ही नहीं है, जब आपके विजन में ही नहीं है, जब आपके मिशन में ही नहीं है, तो आप क्या सुनहरा दौर दिखाने की बात करते हो भाई। मैं बागवानी की बात करता हूं, हॉर्टिकल्चर की। दुनिया में बहुत जगह हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ, बागवानी डेवलप हुआ, लेकिन विश्वास कीजिए मैं इसका अनुभव रखता हूं। जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, देने के लिए स्कूल की फीस नहीं थी, तो जो मेरे साथी हैं वो साक्षी है, जानते हैं। हम भी ये नाशपाती होता है ना, दूर दराज के गांव से इसको ढोया करते थे 50-50 किलो का थोड़ा उठा के, 4-5 किलोमीटर तक। 10वीं में जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, मेरे साथियों को ट्यूशन पढ़ते थे 2 महीनों की छुट्टियों में, और हम दिहाड़ियां लगाया करते थे ताकि हमारा साल भर का खर्चा चले। मैंने वो देखा है, हमने वो देखा है, हमने वो महसूस किया है। आज वो बागवानी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आज अगर वो फल हो भी जाए तो नाशपाती आपको 50 रुपए किलो मिलेगा ना, दूर दराज के इलाकों में 98 रुपए किलो भी कोई नहीं लेता, 98 रुपए किलो भी कोई नहीं लेता। विश्वास कीजिएगा, जो भी बढ़ रहा है। और दूर दराज के इलाकों में चले जाइए तो कृषि का भी बुरा दौर आया, बागवानी का भी बुरा दौर आया, पर इनके भाषणों में वो कहीं नहीं है। इनके भाषणों में राशन तो है, पर आने वाले कल की कोई झलक नहीं है, युवाओं के भविष्य की कोई झलक नहीं है। आप राशन दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर क्या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य राशन पे टिका है? सच में आप सब ये मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य राशन पे है? आपके बच्चों को क्या उज्जवल कल राशन दे पाएगा? नहीं। आपको उसके लिए रोजगार के साधन तलाशने होंगे, बच्चों के लिए रोजगार पैदा करना होगा। और वास्तविकता मैं बताता हूं, इनके सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं, सबके सब आंकड़े झूठे हैं। रोजगार के नाम पे पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, और वो तमाम आंकड़े मेरे पास है। अगर ये चाहते हैं ना बहस करनी है, हाँ, अखबारों के पन्नों पे छपे हुए आंकड़ों के आधार पर बहस मत कीजिएगा, वो साक्ष्य दिखाइएगा, उन साथियों को लिस्ट दिखाइएगा जो ये बताते हो कि हाँ हमें पर्यटन में नया रोजगार मिला है। और मैं बताऊंगा आपको, ये उन साथियों की लिस्ट नहीं दिखाएंगे, उन बेरोजगारों की लिस्ट नहीं दिखाएंगे। ये पता है बेरोजगारों की लिस्ट किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो बेरोजगार साथियों की लिस्ट इनके पास पड़ी हुई है ना, ये पता क्या करते हैं उसका? इनके जो IT सेल है ना, वो उन बेरोजगारों के नंबर लेके इलेक्शन के दौरान उनको वॉइस मैसेज भेजते हैं कि नमस्कार, मैं बोल रहा हूं, आपको वोट करना है, हम आपके विकास के लिए काम करेंगे। 2-4 बार फोन मुझे भी आया IT सेल वालों का कि इतने पैसे लगेंगे, आपके एरिया के जितने नंबर हैं हम सारे कहीं ना कहीं से तो चुरा ही लेंगे।
तो आप एक काम करिएगा, इतनी पेमेंट हमारे खाते में डाल दीजिए, आपके क्षेत्र के जितने नंबर है, चाहे वो जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल, हम सबके फोन पे आपकी वॉइस कॉल भेजेंगे। नमस्कार साथियों, मैं जसवीर सिंह आजाद कैंडिडेट, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। ये सच्चाई झूठ नहीं है। आप में से कई लोग कार आई होगी, आप में से कई लोग कार आई होगी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कई लोग आई होगी। अरे ऐसे देश तरक्की नहीं करते, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। आप जमीनी हालातों से बड़े दूर जा रहे हो, आप वास्तविक हालातों से बड़े दूर जा रहे हो, और ये सच है। और मुझे निर्दलीय क्यों उतरना पड़ा? मेरे पास बहुत से अच्छे ऑफर थे, क्यों उतरना पड़ा? ये तो मैंने एक की कहानी बताई, मैं दूसरों की कहानी बताता हूं। लंबा दौर रहा उनके पास भी, लंबा दौर रहा, और ये वो दौर था जब हम स्कूलों में पढ़ते थे। हमने लंबी घोटालों की लिस्ट देखी। घोटाले दोनों जगह हैं, और फर्क ये है, कुछ दब गए, कुछ छुप गए, कुछ बिक गए, इतना ही फर्क है। कुछ सामने आ गए, कुछ छुप गए। तो इन सबकी लिस्ट बहुत लंबी है, और मेरे आने का एक मकसद मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे युवा साथी सुन रहे हैं, मैं आपसे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने विद्यार्थी जीवन में, जब मैं स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे भी ये लगता था, मैंने भी वही पाठ पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, कि यार पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, खराब खेल है, इसमें नहीं जाना चाहिए। मैंने भी पढ़ा था, पर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने जो पाया कि अगर मेरे जैसे युवा, हमारे साथी सभी ये कहने लगेंगे, पढ़े लिखे साथी यही कहने लगेंगे कि नहीं, खराब गेम है, इसमें नहीं जाना है, तो फिर पॉलिसी मेकर तो अंगूठा छापे रहेंगे ना, पॉलिसी मेकर तो अंगूठा छापे रहेंगे ना। आप जितनी बेहतरीन आईएएस ऑफिसर ला दीजिए, जितने बेहतरीन केएस ऑफिसर ला दीजिए, जितने बेहतरीन सरकारी अधिकारी ला दीजिए, अगर लीडर ही अंगूठा छाप होंगे, उनके पास विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, तो ये तो आप भी जानते हैं ना कि लीडर ऑफिसर से ऊपर होते हैं लोकतंत्र में, तो चलेगी तो लीडरों की, तो फिर हो गया देश का भला, हो चुका देश का भला। तो ये सारी वो कहानियां हैं, इन्होंने अपने आंतरिक लोकतंत्र खत्म किए हैं, इन्होंने अपनी विचारधाराएं खत्म की हैं। एक उधर से उधर जा रहा है, कोई पता नहीं है किसकी विचारधारा क्या है, कोई पता नहीं है कि कौन राइट में है, कौन लेफ्ट में है, कौन सेंटर में है। क्योंकि रात में जो लेफ्ट में है, सुबह होते होते वो सेंटर में आ जाता है, सुबह सुबह होते जो सेंटर में है, शाम होते होते फिर लेफ्ट में चला जाता है। तो ये वो दौर है। तो मेरे राजनीति में आने का मकसद ये था दोस्तों, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई राजा की इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं कि मैं अकेला व्यक्ति हूं, चुनाव लड़ूंगा और देश भर में लीडरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 40,000 पंच सरपंच हैं, 280 डीएलसी हैं, और हर ब्लॉक में एक बीडीसी चेयरमैन है। बहुत लंबी जो है वो हमें संख्या चाहिए अच्छे लीडर्स की। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कि मैं चाहता था ये चुनाव लड़के मैं अपने सब साथियों को बताऊं कि मेरे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मैं इन सबको ये बताऊं कि समय हो चला है बदलाव का, समय हो चला है परिवर्तन का। कोशिश कीजिए कि आपके पास जो बेहतरीन लोग हैं, जिनके पास विजन है, जिनके पास मिशन है, जो कुछ मुल्क और आवाम के लिए करना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए, उनको चुनावों में आने दीजिए, उनको चर्चा करने दीजिए, उनको बहस करने दीजिए, तो लोग खुद फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। और जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक मेरे साथी हैं, उनको बैकअप देने के लिए तो पूरी भारत सरकार उतरी, ठीक है, राजनीतिक प्रोसेस का हिस्सा है। और जिन क्षेत्रों में पहले फेज और सेकंड फेज के चुनाव हो गए, उनके सारे लीडर्स भी इनकी मदद करने के लिए आगे, बड़ी अच्छी बात है। और जो मेरे दूसरे साथी हैं, उनकी मदद करने के लिए भी कोई रियासी से उठ के आ गया, कोई जम्मू से उठ के आ गया, कोई रामबन से उठ के आ गया, और जो उठ के आए वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इतिहास मैंने देखा है। इनके बनाए हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो 10-10 साल में आउट ऑफ डेट हो गए हैं, 10-10 साल में आउट ऑफ डेट हो गए हैं। मेरा जहां एक सांकरी में टूरिज्म हट है, 2007 में बना, 2017 में आउट ऑफ यूज हो गया। 10 सालों में एक पक्का सरकार का टूरिस्ट हट जो है वो आउट ऑफ यूज हो गया, 10 सालों में। मैं तो आम परिवार से आता हूं, मुझे तो इतनी समझ है कि अगर कच्चा मकान भी हो और उसमें मिट्टी भी डाली हो तो 10 सालों में वो गिरता नहीं है। अंदर पानी टपकेगा वो अलग चीज है, पर गिरता नहीं है। इनके तो अंदर पानी भी टपक रहा है और वो जूस भी हो चुका है पक्का। तो कहने का अर्थ यह है कि खराब गुणवत्ता की शुरुआत आज से नहीं है,
ये तो बहुत पहले से है, पर ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या कहा। लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो हर मुद्दे पे बोले। मैं जिला विकास परिषद में था, मेरे मीडिया के साथ सारे साक्षात्कार देख लीजिएगा। मैंने सब इंस्पेक्टर घोटाले भी बोला था, मैंने सौभाग्य घोटाले भी बोला था, मैंने एमजी नरेगा के इनके रोके हुए पैसों पे भी बोला था, मैंने जिन डेली वेजेस को इन्होंने जो था वो जो है वो उनको फायदा नहीं दिया, जिनको बैकअप नहीं दिया, मैंने उनके बारे में भी बोला था। लेकिन आप इनके बयान सुनिए, इनके बयान सुनिए कि हर चुनाव जो है चंद मुद्दों पे जीतते चले आ रहे हैं और उनकी कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं बताई कि उसका समाधान क्या करेंगे, कोई डेडलाइन नहीं बताई। ये जो मेरे डेली वेजेस में बेचारे कहते हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, मैं बताऊंगा उनको। मैं कल अपने आप साथियों को पंचायत में बता रहा था कि जब थोड़ी सी बारिश पड़ती है बिजली बंद हो जाती है तो लोगों को लगता है कि बिजली वाले सो गए, पर हकीकत यह है हमारे पास सिर्फ चुनिंदा लोग बचे हैं ये सर्विसेज देने के लिए, बाकी रिटायर होते चले गए, उन्होंने नए लगाए नहीं। और मैं उनका गवाह हूं कि उन लोगों ने रात को 12-12 बजे बिजली के खंभे पे चढ़ के, जब तूफान आता है, बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है, उन लोगों ने हमारे लिए काम किया है। मैं इसका गवाह हूं क्योंकि मैं खुद एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन मैं आपको उन सालों का बात बताऊं कि जिन सालों का बकाया 2014 से लेकर शायद 18-19 तक ये वो वर्ष थे जब डेली वेजेस की पेंडिंग पेमेंट्स रखी गई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 60 महीने की बकाया है, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। पर फिर से कहूंगा ये वही दौर था जम्मू कश्मीर का जब खजाने की चाबी मेरे साथी आदरणीय पूजनीय उस समय के एमएलए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस आदरणीय वरुण कुमार गुप्ता जी के पास थे। सरकारी खजाने की चाबी, घर की जो चाबी होती ना पैसे वाले की, वो उनके पास थी। सरकार का हिस्सा थे, वित्त राज्य मंत्री थे। देवका का पैसा तो डूबा, एमजी नरेगा का पेमेंट भी रुक गया और सौभाग्य घोटाले में भी चली गई स्कीम, और उसके बाद जो डेली वेजेस थे वो भी आज भी अपने पैसों के लिए तरस रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, जब आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं, आप बहुत बड़े थिंक टैंक है, हम अभी बच्चे हैं, आपको हमसे दुनिया की समझ ज्यादा है, ज्यादा आप आगे देख सकते हैं। लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो आज ना इधर जा सकते हैं, इधर घुमा है, उधर खाई है। जो सरकारी स्कूलों में भी लगे हैं ना हमारे, उनको 33 रुपए दिन का देते हैं, 33 रुपए दिन पे वो सुबह 6 बजे उठते लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और शाम को 4 बजे तक काम करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे में एनवाईसी नेहरू युवा केंद्र संगठन से जो आए थे, भारत सरकार की योजना थी कि उनको इंगेज किया जाए, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पिछले 23 सालों से 2,500 रुपए पे काम कर रही है। दुनिया भर के मुलाजिम जो देश भर के, उनकी इंक्रीमेंट आई, उनका टीए बढ़ा, हर बार बढ़ता है। सरकार महंगाई बता जाती है और वो बेचारे 2,500 पे रहेंगे। अब बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो सरकारी जॉब की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उनकी फैमिलीज शादियां हो चुकी हैं, आगे बच्चे उनकी फैमिलीज हैं, अब ना तो उसको छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब कहीं और जा नहीं सकते। और दूसरा ये है कि एक उम्मीद में जी रहे हैं कि आज तो कल कोई सरकार आएगी, कोई नुमाइंदा आएगा, उनके लिए बोलेगा कि नहीं हमारे भी परिवार है यार, इंगेज किया है हमें तो कुछ तो दो। और अभी नया बताता हूं कि हमारे बीडीसीज बेचारे, बीडीसीज की भर्ती तो कर दी, मुझे बड़ी संख्या में फोन आए चुनावों से पहले, जब चुनाव थे, जब जम्मू कश्मीर में आचार संहिता लागू थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, ये तब भी बंदूकें बांट रहे थे लोगों को, और इनके लीडर्स सिफारिश करते जा रहे थे। ये उससे ऐतराज नहीं है, वो अच्छी चीज है, हमारी सेफ्टी की बात है। पर आपने युवाओं को बताया, आपने उनको समझाया कि आपको ये चीज दी जा रही है, ये आपको संभाल के भी रखनी है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको पेश भी होना पड़ेगा, आप कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। ये कोई रोजगार नहीं है। मुझे बहुत सारे फोन आए कि जनाब हमारे बच्चे ने एमए किया हुआ है, डबल एमए है, बीएड है, 12वीं में इतने नंबर हैं, बेरोजगार है, आप एक बीडीसी की गन दिला दीजिए तो शायद घर को फायदा हो जाए। अब मैं 18 पॉलिटिकल लीडर
होना तो ये चाहिए कि मुझे ये कहना चाहिए युवा होने के नाते, होने के नाते कि नहीं यार दिला देंगे कोई बात नहीं, रोजगार भी मिल जाएगा। पर अभी थोड़ा जोश सीखा नहीं, अभी 4 साल की उम्र सारी हुई है राजनीति में, तो अभी थोड़ा जोश शायद भविष्य में सीखो, पर अभी सीखा नहीं है। तो मैं तो सीधे बुला देता हूँ कि दोस्तों युवाओं को मत दीजिए, जिनको कल पढ़ने के लिए घर के बाहर जाना है, जिनको रोजगार के अवसर तलाशने के लिए घर के बाहर जाना है, उनको आगे मत दीजिए। ये रोजगार का साधन नहीं है, ये आपकी सुरक्षा का साधन है। और उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जो 24 घंटे वहां अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने गांव की सेफ्टी के लिए। उन्होंने नहीं बताया, और वो लोग लगाएंगे बिल्कुल मुफ्त सर्विस करनी है। रेलवे खेल, रेलवे जंगलात, डेयरी वेजेस, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जहां पर जो है वो देश भर के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हम छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस लागू नहीं है। और मेरा सवाल आज भी वही है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश हैं तो फिर दिल्ली में और हमारे में फर्क क्यों? अगर वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हम भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोनों में फर्क क्यों? अगर आपने वहां मिनिमम वेजेस दे रखी हैं तो हमारे भी डेली वेजेस को दे दीजिए, हमारे भी आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर्स को कम से कम मिनिमम तो दीजिए, ताकि हम दावे से उनको आदेश तो दे सके कि नहीं आपको ये काम करना है। हम जब भी जाते हैं काम बताने के लिए तो वो पहले बेचारे अपना दुखड़ा देते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब आपको इसलिए बतानी पड़ी, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को चुनौती दे रहा हूं, ये बातें मुझे आप सबको इसलिए बतानी पड़ी, मैं आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 2029 तक का वक्त हमारे पास नहीं है, 2024 से बेहतर विकल्प कोई नहीं है, हमें 2024 में ही परिवर्तन करना होगा। अगर आपने 2029 का इंतजार किया तो मैं फिर वहीं आता हूं जो कहता आया है कि ये गेंदा खुजिया लखिया था, फर्क पे ये था। तारीख कौन है वक्त नहीं देखा, तारीख को मैंने वक्त नहीं देखा है, जब लम्हों ने कदा की सदियों ने सजा पाई। तो कहने का अर्थ है ये परिवर्तन की घड़ी है, यही कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है। आज मैं आपको कह रहा हूं परिवर्तन के लिए सही समय है। 2029 का इंतजार मत कीजिएगा, तब दुनिया 50 साल हमसे आगे निकल चुकी होगी। और क्या आपको लगता है जिन्होंने 2.25 अरब रुपया डूबने दिया, जिन्होंने लोगों के पैसे डूबने दिए, जो फायदे नहीं खोलने पाए, जब वो अपनी सत्ता के पीठ पे थे, जब उनकी राजनीतिक ताकत इम्तिहान पे थी, अब इम्तिहान पे नहीं है, अब डाउनफॉल पे है। क्योंकि वो होता है, वो परिवर्तन है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो राजनीतिक व्यवस्था है, जरूरत है। जब पीठ पे थे तब आप फायदे नहीं खोल पाए, तब आप प्रोजेक्टों का सही उपयोग नहीं कर पाए। अब कहते हो कि अब आप आओगे तो करोगे, आप कहते हो तो एक बहाना बदला दो विश्वास की, कोई एक बदला दो विश्वास की। और साथियों मैं अगर बोलने लगूं तो कई दिनों तक बोल सकता हूं, 4 साल के अनुरोध के आधार पे कि जमीनी हालात नहीं है। जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला, जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिला तो मेरी संपत्ति खोजने लगे, और बहुत दिनों से खोज रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा था आपके पास जितनी एजेंसीज हैं उसमें से 2-4 मेरे पीछे लगा दीजिए, शायद चुनाव होने तक जो है वो कुछ ना कुछ निकल जाए, और निकल जाए तो ब्लेम कर दीजिए। अभी तक तो ऐसा कुछ निकला नहीं है, भविष्य का मुझे पता नहीं है। और तो और हमारे पहनावे भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं जी सूट बूट में आया हुआ लीडर देश की स्वाद रखी करेगा। तो मुझे बताओ क्या सूट बूट सिर्फ मैं पहनता हूं? आज की चुनी हुई सरकारें विपक्ष में बैठे हुए कितने ही नेता हैं जो सूट बूट पहनते हैं? कम नेता हैं क्या? क्या कम नेता हैं क्या? आप मुझे बताइए, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, हमारे कितने ही मंत्री ऐसे हैं, कितने ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कितने ही राज्यपाल ऐसे हैं, कितने नेता ऐसे हैं जो सूट बूट पहनते हैं। तो क्या सिर्फ उनको पहनने का अधिकार है, हमें नहीं है क्या? और क्या लीडर बनने के लिए सफेद पजामा कुर्ता पहनना जरूरी है क्या? अगर आपको लगता है कि जरूरी है, आपको लगता है जरूरी है, तो मैं आज से पहन लूंगा।
पर अगर आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है कि इत्र के महकने से कपड़ों का महकना क्या हाथ महकना है। इत्र डाल के महकाए तो क्या हाथ महकाए। इत्र के महकने से कपड़ों का महकना क्या हाथ महकना है। मजा तब है जब खुशबू के धार से आती है। इत्र के महकने से कपड़ों का महकना क्या हाथ महकना है। मजा तब है जब खुशबू के धारों से आए। कोई फर्क नहीं किसी का पहनावा क्या है। और इसके साथ दूसरा जोड़ूंगा, ना पहनावे से फर्क पड़ता है ना इससे फर्क पड़ता है कि आप कहां से आए हैं। हम सब एक जमहूरियत वाले राष्ट्र का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। तो इसीलिए वो श्लोक है कि ऊंच नीच के भेद का, कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कि ऊंच नीच के भेद का जन्म नहीं आधार। आप कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, किस क्षेत्र में पैदा हुए, कौन सी भाषा बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता। कि ऊंच नीच के भेद का जन्म नहीं आधार। उच्च उसको जानिए जिसके कर्म महान। और जिसके कर्म ऊंचे है, जिसके काम ऊंचे हैं उसको महान जानिए। मैं बताऊंगा कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक नए दौर का आगाज हो, एक नए युग का आगाज हो, एक नई राजनीति का आगाज हो, एक नई राष्ट्र नीति का आगाज हो। मैं चाहता हूं कि हर उस गरीब का बच्चा जो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, हर उस गरीब का बच्चा, हर उस आम नागरिक का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाए तो उसको बेहतर शिक्षा मिले। और जो माँ बाप दिहाड़ी लगाते हैं, जो माँ बाप दिहाड़ी लगाते हैं, उनको अपने आप पे अफसोस ना हो, उनको पछतावा ना हो कि वो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे या प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे। हम चाहते हैं ऐसे बेहतरीन स्कूलों का निर्माण हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा मिले। बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। मेरे पास एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नांदेड़ है, वैसे तो बहुत सारे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पर एक का उदाहरण दूंगा। जब मैं वहां लास्ट विजिट पे गया तो मैंने देखा कि 12वीं के आर्ट्स और साइंस के बच्चे एक ही कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। बोर्ड क्लास है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। 12वीं के आर्ट्स और साइंस के बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे। और जो लैब होती है जहां प्रैक्टिकल करके कल वो वैज्ञानिक बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, देश की तरक्की सुनिश्चित करते हैं, वो जो लैब जिसके लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए, वो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे जहां बैठे थे उन्हीं बच्चों के पीछे एक टेबल पे रखी हुई थी पूरी की पूरी लैब। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हमारे बच्चे वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करेंगे? क्या वास्तव में आपको लगता है? मेरे पास एक हाई सेकेंडरी था लटारा, आधुनिकीकरण कहां करना था, 2014 का आया हुआ 76 लाख रुपया 2021 तक नहीं खर्च पाए। और वो स्कूल 2 ही कमरों में चलता रहा। स्कूल 2 कमरों में चलता रहा। सरकार के पास वक्त नहीं था, मेरे लीडर्स के पास वक्त नहीं था कि वो उसके लिए काम करे। और वो 76 लाख रुपया लगवाए, पैसा लगाना नहीं था, लगवाना था। नहीं वक्त मिला, नहीं समय मिला। मैं चाहता हूं कि हर पैसे का हिसाब लोगों को मिले। मैं चाहता हूं कि बेहतरीन स्कूल हो। मैं चाहता हूं, बल्कि हमारी पूरी टीम ये चाहती है, हर गांव में एक अस्पताल बने, हर गांव में एक हॉस्पिटल बने, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जहां हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहता हूं कि बेहतर नेटवर्किंग हो, बेहतर बैंकिंग हो, वैज्ञानिक की बेहतर शिक्षा हो। कौशल विकास करना है, उसके साथ साथ साधन भी उपलब्ध करवाने हैं, साधन भी उपलब्ध करवाने हैं। तो जिन बच्चों को ट्रेनिंग मिली है, ये भी सुनिश्चित करना है कि कल उनको रोजगार मिले। और मेरे पास इसका कारण है कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों टूरिज्म पॉलिसी की बात करता हूं, क्यों अपने बच्चों के भविष्य की बात करता हूं। मेरे पास उसका कारण है, और कारण ये है कि दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल, जिनका एरिया हमारे इस जिले से भी छोटा है, उधमपुर से भी छोटा है, पर उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। जानते हो किसके दम पे? पर्यटन, टूरिज्म इंडस्ट्री के दम पे, पर्यटन के दम पे। तो मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। तो हम चाहते हैं कि रोजगार के ऐसे साधन बने। हम चाहते हैं हमारे सरकारी दफ्तरों का आधुनिकीकरण हो। हम चाहते हैं जब हमारा आम नागरिक सरकारी दफ्तरों में जाए तो वो मेरे जैसे लीडरों की सिफारिश लेके नहीं जाना पड़े, उसको नहीं जाना पड़े। वो खुद जो है हमारे ऑफिसर हो, वो खुद जवाब देते हैं, उसकी मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि एक नए दौर का निर्माण हो,
हम चाहते हैं कि हर हाथ में काम हो। हम चाहते हैं कि सारा समाज मिल के आगे बढ़े। हम चाहते हैं अंत्योदय और सर्वोदय का मान रखा जाए। हम चाहते हैं लोगों से मिला जाए। हम चाहते हैं मुद्दों की राजनीति हो। हम चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पैरों पर खड़ी हो। हम चाहते हैं जहां बैठे हैं तो उधमपुर म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, हम चाहते हैं कि इसकी रीमॉडलिंग हो। हम चाहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों के लिए इसका पुनर्निर्माण हो, 100 वर्षों के लिए इसका पुनर्निर्माण हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, जब एक बार उन्होंने लिख दिया कि मेरी ओल्ड एज पेंशन है, जब किसी हमारी माता ने लिख दिया हमारी विडो पेंशन है, तो दोबारा उसका टेस्ट करने के लिए उसको नहीं बुलाया जाए, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगवाए जाए। जो लगवाए गए तो बताइएगा। रीवेरीफाई करना है, क्या करना है? रीवेरीफाई करना है। कागज दोबारा सारे वही देने हैं, कागज सारे दोबारा वही देने हैं, दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, दोबारा सर्टिफिकेट जमा कराना है, रीवेरीफाई करना है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम 100-200 व्यक्ति तो सारा होगा एक पंचायत में जो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन वाला होगा? तो क्या अच्छा विकल्प नहीं था कि हम 2-4 ऑफिसर्स की टीम बनाते, उनकी जिम्मेदारी लगाते, इन सबके घरों में जाओ और चेक करो कि इनके डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है? क्या उसके लिए जरूरी था कि सारे बुजुर्गों को तहसील हेडक्वार्टर बनाना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना? नहीं जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। बस ये सोच की बात है, जो विजन की बात है, जो मिशन की बात है। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, फिर कह रहा हूं 2024 का ये चुनाव और आपका चुनाव हुआ नुमाइंदा सिर्फ आपके लिए नीतियां नहीं बनाएगा, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नीतियां बनाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कानून बन रहे होंगे, वहां पे वो अपना अध्ययन कर रहा होगा। 2024 का जो चुनाव निर्णायक चुनाव है, 2029 का इंतजार मत कीजिएगा। आज तो मैंने हिम्मत कर दी, आज तो मैंने हिम्मत कर दी इन बड़े मेरे साथियों को जिनके पास एक मजबूत पॉलिटिकल बैकअप है, मनी पावर है, मसल पावर है, आज तो मैंने कोशिश कर दी उनके सामने खड़े होने की। पर अगर आज मैं चूक गया, मुझसे चूक हो गई, क्योंकि समर्थन आपका कहीं कम रह गया, तो यकीन मानिएगा जो फिर किसी आम नागरिक को वोट नहीं देंगे, फिर किसी आम व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। अगर सब कुछ होते हुए, आपका अपार जन समर्थन होते हुए आज भी मैं चूक गया, तो 2029 बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी यूथ पॉलिसी, आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी, आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, आपकी टूरिज्म पॉलिसी, उसकी आवाज उठाने वाला वहां कोई नहीं होगा, मुद्दों पे बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर करनी होती, मुद्दों पे बात करनी होती, जब इनका चुनाव प्रचार चल रहा था, तो ये एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय बता रहे होते कि उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी के लिए, उधमपुर जिले के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले 10, 20, 50 सालों का हमारा विजन क्या है, हम आने वाले 5 सालों में वो कौन से काम करेंगे। अगर आपका प्यार मिला तो आने वाले 5 सालों में हम वो कौन से काम करेंगे जिन कामों के माध्यम से तो सुनिश्चित हो सकेगा कि आने वाले 50 सालों में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं बताया, जब चुनाव प्रचार में नहीं बताया, आपके विजन में नहीं दिखा, आपके मिशन में नहीं दिखा, तो 5 सालों में कहां से दिखेगा? कहां से दिखेगा? कहां से दिखेगा? तो कहने का अर्थ यह है, चूक मत कीजिएगा। अब ये अंतिम क्षण है, हम चुनाव प्रचार जो है बंद होने जा रहा है। अब हम आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे। आपसे निवेदन है कि ये चुनाव आयोग द्वारा हमें दिया गया सिंबल है प्रेस का, उसका बटन दबाइए, हमें जिताइए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा और दिल से कहूंगा, आज जो आपने आशीर्वाद दिया है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। 29 साल का एक युवा साधारण परिवार से आता है, सिर्फ 4 सालों का सियासी करियर है। आज जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है ना, एक जन्म तो कम है, अगर मैं 100 जन्म भी लूं ना, इसका खर्च नहीं उतार सकता। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह से जिन्होंने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो यहाँ पर कड़ी धूप थी, आप तब भी खड़े रहे, आप तब भी मेरे लिए बैठे रहे। ये तो साधारण बात नहीं है। मैंने क्या दिया आपको? मैं क्या दे पाया आपको? कुछ तो कुछ भी तो नहीं दे पाया। मैं जहां आके मैंने क्या लालच दिया आपको? कुछ भी नहीं दे पाया। मेरे पास तो इतना भी समय नहीं था
कि जब हम इस रैली की तैयारी कर रहे थे तो मैं आप सबको कल फोन कर पाता कि आप सबको हमारे साथ चलना है। ये तो आप लोग दिल से आए हुए हैं, ये तो आप लोग दिल से आए हुए हैं, इसका ऋण उतारना संभव नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि एक कृपा आप मेरे ऊपर और करें। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आप सबके प्यार और आशीर्वाद से जनमत मिलेगा, मुझे आपकी नुमाइंदगी करने का अवसर मिलेगा। ये विश्वास भी मुझे है और पक्का विश्वास है। पर चाहूंगा आप थोड़ा समय दें, मुझे इन सब फाइलों को खोलना है। मेरा आपसे वायदा रहा, इन सब फाइलों की पाई पाई मैं आपको बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा और असेंबली के टेबल पर भी बताऊंगा कि फाइलों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अपना विश्वास कायम रखिएगा। हाँ, ये भी कहूंगा, मैं जमहूरियत का समर्थक हूं, लोकतंत्र का समर्थक हूं, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता हूं, संवैधानिक परंपराओं में विश्वास करता हूं। जब जब आपको लगे, चुनाव तो एक ही बार होगा ना, अगली बार 5 साल बाद होगा, तो जब जब आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, आपसे कि वो वायदे पूरे नहीं कर रहा, पब्लिक के मुद्दों पे काम नहीं कर रहा, जब जब आपको ऐसा लगे, विश्वास करिएगा, आप मेरे सगे हो, मेरे संगति हो, दोस्त हो, मित्र हो, जितने भी खास क्यों ना हो, मेरे लिए तो सारा परिवार है। जब जब आपको ऐसा लगे, खुल के आलोचना कीजिएगा, खुल के आलोचना कीजिएगा, मुंह पे कहिएगा। क्योंकि दुनिया जो है वो इसलिए ज्यादा नहीं नुकसान झेलती, किसी ने कहा है ना, दुनिया ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं झेलती कि खराब लोग बढ़ रहे हैं। दुनिया ज्यादा नुकसान में इसलिए रहती है क्योंकि आपके जैसे अच्छे लोग जब चुप रहते हैं ना, बोलते नहीं है, तब दुनिया नुकसान झेलती है। तो बोलो, आपको बोलना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से मिला है ये दौर बोलने का। आप बोलिए, आलोचना कीजिए, दीजिए, विरोध करिए। जब काम सही नहीं हो रहा, जब आप आलोचना करेंगे, जब आप विरोध करेंगे, तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो आपके नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी, उन पर दबाव पड़ेगा कि नहीं, आप सो नहीं सकते, आप बांट नहीं सकते, आप हट नहीं सकते, आप काम चोरी नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते। आपको हमने चुन के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक बार में 1000 बार निभानी पड़ेगी। मैं अंत में यही कहूंगा, अपने परिवार को छोड़कर अपने मुल्क और आवाम की सेवा करने निकला हो और आज इस मंच पे खड़ा है, जब आपसे बोल रहा हो, तब जहां से वापसी का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब जितना हमेशा रहेंगे, अपने परिवार को पीछे छोड़ाया हूं। आप सब मेरा परिवार हैं, विश्वास रखिएगा, मेरे घर के दरवाजे एक घर के सदस्य की तरह आपके लिए हमेशा रहेंगे। ये एक नए दौर का आगाज है, एक नए दौर का आगाज है और मैं प्रयास करूंगा कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए काम करें। पर आपसे भी निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि जब जब आपको मतदान का अधिकार मिले, जब जब आपको अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिले, सिर्फ अपने लिए मत सोचिएगा, सिर्फ अपने लिए मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आज आपने अपने लिए सोचा, बिना सब छप्पन भोग भी खा लिए, सोने की थाली में भी खा लिया, मलमली बिस्तरे पे भी सो लिए, तो भी विश्वास करिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उससे सुरक्षित नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब आप सवाल पूछेंगे, जब आप आलोचना करेंगे, जब आप पूछेंगे कि आपने ये नहीं किया और पिछले कुछ समय में हमने ये नहीं किया है। तो इसलिए याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं जाते जाते, हम इतिहास खड़े हैं, ये बड़ा तारीखी दौर है, हम के बड़े नजदीक खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव को भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, हम बड़े ऐतिहासिक दौर में खड़े हैं। मेहनत, आपका प्यार और समर्थन 29 साल के चुनाव को भारत की सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजेगा। आपकी छोटी सी मेहनत, आपका योगदान, आपका मतदान, आप जो लगा चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं, पर थोड़ा सा आपका और जो
29 साल के युवा को जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपकी नुमाइंदगी करने भेजेगा। और पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूं कि अगर आपकी नुमाइंदगी का मौका मिला, आपका आशीर्वाद मिला, तो शहरों का आधुनिकीकरण भी होगा, गांवों का संरक्षण भी होगा, स्कूलों का निर्माण भी होगा, हॉस्पिटल्स का निर्माण भी होगा, कामों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, नागरिकों का सम्मान भी होगा। लेकिन सबसे ऊपर जब जब आपके मुद्दों को उठा के जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बोलूंगा, विश्वास रखिएगा तब तक भारत की संसद हिलेगी। जो मेरा आपसे वायदा रहा। लेकिन इसके लिए आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूं, मत चूकिएगा, मत चूकिएगा। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। 2029 का इंतजार मत करना कि पहली अक्टूबर का दिन पहले अक्टूबर का दिन इसी खजाउड़ के 2029 तक 5 साल से रखा था ना, जिन्हें 50 साल का फर्क पड़ा नहीं। तीनों शब्द करना, मैं सारी माता बहना, सारे उधमपुर वासियों का, वो सारे साथी जो मेरे इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए, दूरा दूरा आए, बड़े साधारण परिवार में आए, बड़े आम परिवार में आए, गरीब परिवार में आए, दूर दराज के इलाके में आए, उधमपुर की म्यूनिसिपैलिटी में आए, सारे दूर दराज के गांव में आए। मैं थोड़े सारे ना दिले की गहराई करने, मेरे को शब्दता नहीं है धन्यवाद करना हंसता, फिर भी मैं दिले की गहराई करने, ईश्वर की साक्षी बनी ने, धरती मां की साक्षी बनी ने, दिले की गहराई करने थोड़े सारे साथियों का आभार व्यक्त करके तुझे ये प्यार दे आशीर्वाद देता। कोशिश करो कि पहली तरीक जो अच्छा मतदान कर, और जिस 8 तरीक का प्यारा अगर वो प्यारा होया जिस सारे काम कराने तो उस दिन की शाम बड़ी सुहानी होनी है। तो 9 तरीक का सवेरा जरा उधमपुर वेस्ट, उधमपुर जिले जम्मू कश्मीर के इतिहास से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।